हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब लोग कैसे हैं? तो यश है, यश शाह, राजवर्धन है और साध है। और कोई आ गया है क्या भाई? फटाफट मुझे जवाब दीजिए। सो हेलो यश शाह, राजवर्धन, साध। यश शाह बोल रहे प्लीज स्टार्ट द सेशन एट 4 PM। बाकी सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? Is it okay if we start the session at 4 PM? कौन कौन देख रहे हैं भाई? बताओ फटाफट। हेलो, कौन कौन देख रहे हैं? Is it okay if we start the session at 4 PM from tomorrow? Is it okay if we start the session from 4 PM tomorrow? बाकी लोग, यश शाह को छोड़ के बाकी लोग बताओ मुझे। हेलो दालिया, Is it okay if we start the session from at 4 PM from tomorrow? ये मेरा सवाल है। हेलो मिष्टी। यश इज आस्किंग मी कि क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कैन वी स्टार्ट? हेलो साद, यस इट्स ओके बोल रही है दालिया। साद, व्हाट डू यू से? शैल वी स्टार्ट द सेशन एट 4 PM फ्रॉम टुमारो? मिष्टी, व्हाट डू यू से? ओके, राजवर्धन भी बोल रहा है। और बाकी लोग ओके क्या? ठीक है, तब तक मैं एक चीज बता देता हूँ सब लोगों को। ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा एट 4 PM। ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करते, कल से 4 बजे रखते हैं, ठीक है? सब लोग हाई डालना लाइव चैट में, जो लोग आ चुके हैं अभी तक। और लाइक ना किया हो तो फटाफट दबा देना, तो समझ में तो आता है ना कितने लोग आ गए। ठीक है, व्हाट? नो साथ नॉट एट। अरे क्या हुआ? नो क्या नो? सवा 4 सही है, ऐसा मानना है? नॉट एट 4। ठीक है, सवा 4 ही रखेंगे। ठीक है, नहीं लेकिन एक व्यक्ति के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते ना साथ। बाकी सब लोग हाँ बोल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सवा 4 की जगह 4 को ही रखते हैं। साथ प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर भाई, या तो क्लास लेट ज्वाइन करने के बाद में रिपीट कर लेना, ठीक है? सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। और सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज शाम को 5:30 बजे द स्टडी शैक वाले चैनल पे आपके लिए मैथ्स 2 का पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर शुरू होने वाला है। उसका पार्ट 1 आने वाला है द स्टडी शैक वाले चैनल पर। प्रीमियर होगा 5:30 बजे। आप सब लोग रिपीट भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है? सब लोग देखिएगा। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का पार्ट 2, ठीक है? शुरू करें। शुरू करें क्या? यस, चलो तो लेट्स स्टार्ट, जो कि है हमारा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का पार्ट 2। तो आज के सेशन का एजेंडा क्या क्या है? आज हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से? हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स। ऐसे कैसे याद होने चाहिए? फटाफट एक और बार बोलो, हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स। एक और बार बोलो, हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स। याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, 1 मार्क क्वेश्चन,
ठीक है, तो उसकी आपकी तैयारी होगी। अब देखिए इंडिया का फिजिकल मैप आपकी टेक्स्ट बुक में जो फिगर 3.1 दिया हुआ है, इफ यू आर इन महाराष्ट्र बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के अभी खोल के रख लो, ठीक है, पेज नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक अभी के अभी जाके खोल लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप है ये, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हम पहली चीज पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट द हिमालयाज। मैंने आपके लिए बहुत सारे मैप्स इंक्लूड किए, क्योंकि मैप्स से पढ़ने में मजा आता है, नहीं तो फिर बोर होता है। चलिए तो देखिए हिमालयाज कहां से कहां है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, राइट। तो ये कहां का है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और इवन सम पार्ट्स ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये पूरे एरिया में हिमालयाज है। और अब हिमालयाज कौन से स्टेट्स में है इंडिया के अंदर, तो देखिए जम्मू कश्मीर में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, सिक्किम में आते हैं और अरुणाचल प्रदेश में हमें हिमालयाज मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द स्टेट्स वेयर द हिमालयाज कैन बी फाउंड। चलिए तो देखते हैं, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो देख लेते हैं। हिमालयाज, द हिमालयाज इज वन ऑफ द ओल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, पहली चीज, फोल्ड माउंटेन्स का मतलब जो पता है ना, ऐसे दो लैंड मासेस होते हैं, वो एक से एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ऐसे ऊपर उठ जाता है लैंड, ठीक है, इसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब ये फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज कैसे बने, तो पहले एशिया में इंडिया नहीं आता था, इंडिया वाज एन आइलैंड, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया विच वी सी टुडे वाज एन आइलैंड बिफोर, ठीक है। तो क्या हुआ, जो इंडिया था ना, वो इंडिया एशिया की प्लेट के साथ ऐसे टकरा गया और उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे हिमालयाज फॉर्म हुए, ठीक है। सो एक और बार बता रहा हूँ कि इंडिया वाज फर्स्ट एन आइलैंड, और वो आइलैंड एशिया के साथ टकराया, उसकी वजह से ऐसे फोल्ड माउंटेन फॉर्म हुआ। अब यंग क्यों कहते हैं, देखिए ज्योग्राफी की भाषा में हजारों सालों को हम यंग कहते हैं, लाखों सालों को हम मिडिल एज कहते हैं और करोड़ों सालों को हम ओल्ड कहते हैं, ठीक है। तो हजारों सालों में ये हिमालयाज कुछ हजार साल पहले फॉर्म हुए थे, इसलिए हम इन्हें यंग कहते हैं। So these are young fold mountains of the world, क्योंकि कुछ हजार साल पहले ही फॉर्म हुए हैं। The Himalayas extend from Pamir Knot in Tajikistan to the east. तो ईस्ट में कहां पे आते हैं, टू द ईस्ट। पहले तो पमीर नॉट यहाँ पे तजिकिस्तान से, एक्चुअली ये इस फिगर में थोड़ा सा घोटाला है, ये और आगे तक रहते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे पमीर नॉट नाम की एक जगह है तजिकिस्तान में, और ये तजिकिस्तान से लेकर फिर आगे ईस्ट तक, मतलब यहाँ तक ये हिमालयाज होते हैं। फिर उसके आगे इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया का बहुत ही एक मुख्य माउंटेन सिस्टम है ये, और एशिया में सबसे ज्यादा फेमस ये माउंटेन रेंज है जिसे हम कहते हैं हिमालयाज। इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा, जम्मू कश्मीर में शुरू होती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में खत्म होती है। उसके बाद देखिए द हिमालयाज इज नॉट अ सिंगल रेंज, एक सिंगल रेंज नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ एक लाइन में ऐसे है, ऐसा नहीं है, ऐसे दो तीन ऐसे लाइंस बनी हुई है पहाड़ों की, ठीक है। मतलब एक लाइन यहाँ, दूसरी लाइन उसके आगे, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन उसके आगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ये वाला फिगर देखें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में ये सब हिमालयाज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे है, एक रेंज यहाँ पे है, एक रेंज यहाँ पे है, ठीक है, एक रेंज यहाँ पे है। तो ऐसे कई सारी रेंजेस ऐसे पैरेलली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे पैरेलल हमें एक के बाद एक हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे अरेंज्ड। और अभी देखिए और क्या क्या बताया गया है, There are many parallel ranges in the system, जैसा मैंने अभी अभी बताया। The southernmost is known as शिवालिक्स। तो जो सबसे साउथ में आती है, मतलब एक सेकंड, जो यहाँ पे मैप दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए, और अपनी क्वालिटी वीडियो की अच्छी ना हो तो कर लीजिए। तो ये वाला जो है ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज, ठीक है, इसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज। इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज। अब ये सबसे यंगेस्ट रेंज, ऐसा क्यों, क्योंकि जब इंडिया टकराया तब सबसे लास्ट में शिवालिक फॉर्म हुई होगी, राइट, इसलिए इट इज द यंगेस्ट रेंज। नेक्स्ट टू शिवालिक्स देयर आर लेसर हिमालयाज, द ग्रेटर हिमालयाज जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, एंड द ट्रांस हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब पहले शिवालिक आता है, फिर लेसर हिमालयाज आते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे लेसर हिमालयाज आते हैं, फिर यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज आते हैं जिसे हम कहते हैं हिमाद्री, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा ट्रांस हिमालयन रेंजेस। मतलब ये छोटी छोटी ऐसे यहाँ पे
ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारी माउंटेन रेंजेस पैरेलली हमें देखने को मिलती है। साउथ टू नॉर्थ का मतलब वही, पहले शिवालिक्स आएगी सबसे साउथ में, फिर शिवालिक्स के बाद लेसर, लेसर के बाद ग्रेटर, ग्रेटर के बाद ट्रांस, ऐसे हिमालयन रेंजेस हमें देखने को मिलती है। दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, मतलब शिवालिक सबसे यंग होगी क्योंकि ये सबसे लास्ट फॉर्म हुई होगी ना। जैसे इंडिया टकराए तो टकराने पर सबसे पहले ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस फॉर्म हुई होगी क्योंकि ये सबसे आगे थी। फिर उसके पीछे जो थी, जो ग्रेटर हिमालयास, उसके बाद ये फॉर्म हुई होगी, उसके बाद जो लेसर हिमालयास थे वो फॉर्म हुए होंगे, उसके बाद शिवालिक रेंज फॉर्म हुई होगी। तो इसलिए यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट का है कि ओल्डेस्ट मतलब सबसे पहले फॉर्म हुई थी जो आगे की ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, और सबसे यंगेस्ट है शिवालिक रेंजेस। These ranges are young to old respectively। अच्छा ये हो गया। Now these mountain ranges are also divided into Western Himalayas, Central Himalayas and Eastern Himalayas। अब देखिए हमने पैरेलल रेंजेस का डिवीजन तो कर दिया, अब हम इसे ऐसे भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आता है वेस्टर्न हिमालयाज यहाँ पे, फिर आता है सेंट्रल हिमालयाज यहाँ तक, और फिर आता है ईस्टर्न, ठीक है। तो ये है वेस्टर्न, ये है सेंट्रल, ये है ईस्टर्न। ये ऐसे हिमालयास को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वेस्टर्न हिमालयास को हम कश्मीर हिमालयास भी कहते हैं क्योंकि ये कश्मीर में पाए जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल हिमालयास के लिए जो दूसरा नाम है वो है कुमाऊन हिमालयास, क्योंकि इस रीजन को कुमाऊन हिमालय रीजन कहते हैं, नेपाल का रीजन स्पेशली। और उसके बाद जो ईस्टर्न हिमालयास है उनके लिए हमारे पास आसाम हिमालयास ये नाम है क्योंकि आसाम स्टेट वहां पे हमें मिलता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को यहां तक ठीक से समझ में आया? हेलो सौंदर्या, क्या आप लोगों को समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके ओके, बाकी लोग कोई डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लो क्योंकि बाद में याद नहीं रहते। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है, अच्छा ये भी मैंने आपको मैप्स दिखा दिए हैं ऑलरेडी। अरे ये क्या हो गया? हाँ, तो नेक्स्ट हमें जो चीज देखनी है वो है द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स मतलब पता है ना, सादा एकदम प्लेन एरिया जो कुछ खास हाइट पे नहीं है उसे हम प्लेन्स कहते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया में स्पेशली काफी सारी प्लेन्स पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें डायरेक्टली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो यह पूरा रीजन है, जो ये एक जैसी कलर में ये जो पूरा रीजन है, या फिर आप इस मैप में पूरा ऑरेंज रीजन देख सकते हैं, राइट। तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि क्या क्या आता है। द डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। मतलब पेनिनसुला का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था रात की क्लास में कि पेनिनसुला एक ऐसा पार्ट होता है, नहीं कल रात नहीं परसों रात की क्लास में, कि पेनिनसुला एक ऐसा पार्ट होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ रहता है। तो हमें पता है कि इंडिया का सदर्न पार्ट पेनिनसुला है, राइट। तो पेनिनसुला और हिमालय माउंटेन्स के बीच में ये आते हैं हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। यहाँ से हमारा पेनिनसुला रीजन शुरू होता है, ऐसा हम कहते हैं। तो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। तो कहां से आते हैं ये? राजस्थान और पंजाब है वेस्ट में, वहां से लेकर आसाम इन द ईस्ट, यहां तक हमें ये देखने को मिलते हैं। तो देखिए इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया, मतलब एकदम फ्लैट रहता है। इस पे क्या बहुत ज्यादा बीच बीच में माउंटेन्स वगैरह नहीं देखने को मिलते, बस छोटी छोटी हिल्स हो सकती है बीच में, बाकी कुछ नहीं है। एंड लो लाइंग एरिया मतलब क्या बहुत ऊंचे नहीं होते, इसलिए तो इसे प्लेन्स कहते हैं। ओके, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। The part lying to the east of the Aravallis is known as the basin of the river Ganga and is therefore known as the Ganga Plains, ठीक है। तो देखिए जो अरावली रेंजेस है यहाँ पे, एक सेकेंड इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, जो यहाँ पे अरावली रेंजेस है उसके ईस्ट में जो ये वाला आता है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट,
इसे हम कहते हैं द गंगा प्लेन्स, क्योंकि ये गंगा रिवर के बेसिन में आते हैं। बहुत सारे गंगा रिवर और उसकी बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, वो सब यहाँ पे फ्लो होती है, इसलिए इसे हम गंगा रिवर बेसिन कहते हैं। और गंगा रिवर बेसिन में प्लेन्स आते हैं, इसलिए हम इसे द गंगा प्लेन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो अरावलीज है उसके ईस्ट साइड पे जो प्लेन्स आती है उन्हें हम कहते हैं ओ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। जो उसके ईस्टर्न साइड पे हमें प्लेन्स देखने को मिलती है वो है द गंगा प्लेन्स। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या है। इट स्लोप्स ईस्टवर्ड। हमने मैप का जब स्टडी किया था तब आपको याद है कि हमने देखा था कि उसकी स्लोप कहाँ है, ईस्टवर्ड है, मतलब उसकी हाइट जो है ना वो इस साइड पे कम होती है। इसकी वजह से क्या होगा, अब देखिए वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, इसलिए जो गंगा रिवर है वो ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्लोप है, इसलिए गंगा रिवर वैसे फ्लो करती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। अच्छा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा समझ लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। A river delta is a landform created by the deposition of sediment that is carried by a river as the flow leaves its mouth and enters slower moving or stagnant water। अब ये क्या होता है, देखिए क्या है, अगर कोई भी रिवर जा रही है तो वो कुछ ना कुछ इरोजन करेगी। आपने पिछले साल इरोजन के बारे में सुना ना कि जो पानी है वो पानी अपने आसपास में जो मिट्टी पत्थर वगैरह है वो सबको लेकर जाता है, राइट। अगर जोर जोर से पानी पड़ रहा है तो वो अपने आसपास के मिट्टी पत्थरों को भी अपने साथ डिसॉल्व करके ले जाता है, राइट। तो उसे हम कहते हैं इरोजन। तो अब देखिए क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट मतलब ही वो छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी जो मिट्टी वगैरह उसके अंदर मिक्स हो गई है, वो सब रिवर के साथ आगे जाती रहती है, आगे जाती रहती है, आगे जाती रहती है। लेकिन क्या होता है पता है क्या, रिवर्स एट लास्ट किसको बीट करेगी, टू द सी, राइट। सी में एंटर करेगी वो। अब सी कैसा है, सी तो शांत रहता है, समुद्र तो शांत रहता है नॉर्मली, लेकिन रिवर कैसे है, रिवर फ्लोइंग है। तो उस फ्लोइंग रिवर के साथ साथ वो सब सेडिमेंट तो चलते जाते हैं, मतलब वो रॉक्स जो छोटे छोटे हमारे पास स्टोन्स रॉक्स थे वो सब तो चलते जाते हैं, लेकिन जैसे वो सी के आसपास रहते हैं वो वही के वही स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि अब सी तो शांत है, तो इसलिए वो क्या होता है, वो अब और आगे फ्लो नहीं करते, वो वही के वही स्टोर होने लगते हैं। और इतने सब कुछ आ जाते हैं, इतना सारा आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, कि फिर क्या होता है, वो एक के ऊपर एक ऐसे हीप होते जाते हैं और उसकी वजह से वहां पे लैंड का ही फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ये जो आपको ये वाला जो हमें लैंड, सॉरी ये वाला जो कलर दिख रहा है, हमें पता नहीं है कौन सा कलर है, ये है बिलो सी लेवल पार्ट ऑफ द डेल्टा, मतलब कुछ स्टोन्स नीचे जमा हो जाएंगे, जबकि जो येलो कलर में दिख रहा है आपको ये है अबव सी लेवल, ये सी लेवल के ऊपर हमें लैंड दिखता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिवर डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वेस्ट बंगाल, अब ये जो गंगा रिवर है और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये दोनों बहुत ही बड़ी बड़ी रिवर्स है। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आके बे ऑफ बंगाल से मीट करती है इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट में भी है ये, प्लस बांग्लादेश में भी है, और इसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे इतने छोटे छोटे ऐसे इतने सारे हमें लैंड फॉर्मेशंस दिखते हैं ना, ये सारी चीजें These are all because of the depositional work of the rivers, मतलब rivers आके यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं सारे अपने स्टोन वगैरह, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा लैंड फॉर्म हो गया है, और इसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इसे माना जाता है, क्योंकि अब बहुत सारे रॉक्स वगैरह सब आ चुके हैं और यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? Is it clear? लैग हो रहा है? Okay, I hope it is not lagging. लैग तो नहीं है? हेलो, सब लोग एक छुपे हो जाते हैं मतलब। हाँ, फिर ये क्या था, साथ ऊपर जो तूने डाला वो क्या है, लैग का ही तो सिंबल है। सब समझ में आया ना? अरे बाकी सब लोग तो बताओ, समझ में आया?
ओके, इट इज नॉट लैगिंग, ठीक है, समझ में तो आ गया ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे बाकी लोग समझ में तो आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाकी सब लोग कहां पे है यार? दो ही लोग आंसर दे रहे, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज है, डेल्टा तो हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट चीज जो है ना वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट। तो जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं थार डेजर्ट या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, या फिर इसे मरुस्थली भी कहते हैं, इंडिया लोकल लैंग्वेज। और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का पार्ट जो है वो इस डेजर्ट से भरा हुआ है, और कुछ पार्ट गुजरात का थोड़ा सा पार्ट और पंजाब का थोड़ा सा पार्ट इस डेजर्ट से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेस्टर्न पार्ट जिसके अंदर डेजर्ट है। एंड टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब। अब देखिए इस डेजर्ट के नॉर्थ में क्या है, पंजाब की प्लेन्स है। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस। हमें पंजाब प्लेन्स देखने को मिलती है। और देखिए और क्या दिया है, दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस। दीज प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क बाय रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि इस साइड पे भी रिवर्स है, ठीक है। यहाँ पे रिवर सतलज, रिवर इंडस, यहाँ पे और भी कई सारी है, रिवर ब्यास, ऐसी काफी सारी नदियां हैं। और ये सब नदियों के डिपोजिशनल वर्क की वजह से यहाँ के प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल हो गए हैं। फर्टाइल का मतलब क्या और ये क्यों हो गए? देखिए फर्टाइल का मतलब जहाँ पे एकदम अच्छे से फसलें वगैरह उगाई जा सकती है। अब ये फर्टाइल क्यों है? तो देखिए क्या है, जो फसलें होती है उन फसलों को ग्रो करने के लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं, राइट। मिनरल्स कहाँ से आते हैं? रॉक्स में से आते हैं। और रिवर्स क्या करती है, नए नए रॉक्स लाके यहाँ पे जमा करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रॉक्स आए मतलब मिनरल्स आए, मिनरल्स आए मतलब क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए और भी अच्छे से मिनरल्स मिलेंगे, इसलिए इसे हम फर्टाइल लैंड्स कहते हैं, ठीक है। पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है। और क्या है देखिए, द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टुवर्ड द वेस्ट। अब इस साइड पे उल्टा चक्कर है, इस साइड पे द स्लोप इज टुवर्ड द वेस्ट, इस साइड पे स्लोप है। इसलिए ये सारी जो रिवर्स है ना, सतलज वगैरह, ये सब यहाँ पे जाके यहाँ पे पाकिस्तान में से टुवर्ड द सी जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्लोप इज टुवर्ड द वेस्ट, उस साइड पे है। और क्या दिया हुआ है, बिकॉज प्लेन्स को ड्रॉ कर देते हैं एक बार, राइट। ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में जो एरिया आता है, मतलब उसके नीचे जो एरिया आता है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। एंड इट ग्रेजुअली टेपर्स मतलब वो धीरे धीरे ऐसे पतली 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 होती जाती है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ से और यहाँ से ऐसे टेपर हो रही है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन की साइड पे टेपर हो रही है, मतलब ये धीरे धीरे पतली होती जाएगी। इज इट कमिंग नाउ? फटाफट मुझे जवाब दीजिए प्लीज। बाप रे, ये क्या चल रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहां तक देखा है आपने? टिल वेयर हैव यू सीन इट? है अभी भी लैग हो रहा है? आपने कहां तक देखा है मुझे बताइए। माई इट इज नॉट कमिंग।
अच्छा ठीक है, सात बताओ। हाँ, कहां तक देखा है आपने, कहां तक समझ में आया? कहां तक समझ में आया? अरे नहीं तो वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बीच में से छोड़ सकते हैं। कहां तक आया समझ में? ये बारिश ने सारा खेल किरकिरा कर दिया। पेनिनसुला, ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से टेपरिंग के बाद तूने पेनिनसुला स्टार्ट जस्ट किया था, ठीक है। एक और बार समझा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पेनिनसुला के बारे में क्या क्या हमने देखा था। पहली चीज तो मैंने बताया था कि इट टेपर्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, राइट। नाउ इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी प्लेटूज एंड हिल रेंजेस। बहुत सारे अलग अलग प्लेटूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे प्लेटूज, लेकिन उनको टुगेदर करके हम एक डेक्कन प्लेटू ऐसा नाम देते हैं। एंड बहुत सारी हिल रेंजेस भी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे हमें दिखता है कि ऊपर उसे उसकी बॉर्डर किससे फॉर्म हो रही है, बाय द विंध्यास एंड द सातपुड़ास। फिर यहाँ पे साइड में हमें ईस्टर्न घाट दिखते हैं, नीचे नीलगिरी दिखता है, यहाँ पे वेस्ट में वेस्टर्न घाट दिखते हैं, जिसे हम सह्याद्री माउंटेन रेंजेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पहाड़ों से इसका बॉर्डर बनता है, ठीक है। The Aravallis in the north are the oldest fold mountains here. यहाँ पे जो नॉर्थ में हमें जो अरावली रेंज दिखती है ना यहाँ पे, ठीक है, these are the oldest fold mountains। अब देखिए आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन्स या फिर छोड़िए फोल्ड माउंटेन्स नहीं, जो माउंटेन्स होते हैं ना, उन माउंटेन्स के बारे में आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि जो माउंटेन ओल्ड होता है वो काफी लो हाइट का होता है, जबकि जो यंग होता है फोल्ड माउंटेन या फिर जो भी माउंटेन जो यंग होता है उसकी हाइट काफी ज्यादा होती है। वैसा क्यों होता है पता है क्या? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यंग, अच्छा आपने विंड इरोजन के बारे में तो सुना होगा पिछले साल, राइट। विंड इरोजन मतलब जो विंड जोर जोर से हवा आती है उसकी वजह से इरोजन होता है, उसकी वजह से जो माउंटेन है उसके ऊपर की जो परत है वो निकलती जाती है लेयर बाय लेयर। तो वही चीज है ना कि अरावली बहुत पुराना है, इसकी वजह से उसकी लेयर, बहुत सारी लेयर्स निकल चुकी है ड्यू टू विंड इरोजन, इसलिए वो थोड़ा लो है। जबकि अगर हिमालयस की बात करें तो वो यंग है, वहां पे इतना विंड इरोजन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए दे आर वेरी वेरी हाई, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटोज बॉर्डरिंग द प्लेन्स, विंध्यास एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट एंड हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्लेटूज होते हैं और उन प्लेटूज की बॉर्डर आपको मैंने अभी अभी बताया कि कौन से माउंटेन से बनती है। बताओ एक और बार। विंध्यास, सतपुड़ास, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और बीच बीच में यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो अब समझ में आ ही गया होगा, इतना पार्ट ही तो मैंने मिस किया था, ठीक है। ठीक है जी, ओके, यस यस सर, डन। अब तो आ ही गया होगा समझ में। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम देखने वाले हैं वो है कोस्टल प्लेन्स। तो अब ये कोस्टल प्लेन्स क्या होती है, यहाँ पे कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, राइट, ये जो पूरा ब्लैक कलर दिख रहा है वो है कोस्टल प्लेन्स। मतलब ये जो हमारा इंडिया का जो कोस्ट होता है, जो समुद्र किनारा होता है, वहां पे ये प्लेन रीजन होता है, ठीक है। मतलब माउंटेन्स जो है उस माउंटेन्स से बॉर्डर करके यहाँ पे ऐसे प्लेन रीजन होता है जिसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फोटोज कोस्टल प्लेन्स की, जैसे कि बीचेस दिखते हैं यहाँ पे, राइट, बहुत सारे बीचेस दिखते हैं, साथ ही साथ थोड़ा प्लेन एरिया भी होता है बीच बीच में, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज द कोस्टल प्लेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। सो इंडिया इज ब्लेस्ड with a long coastline extending for approximately 7,500 kilometers। तो ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। और ऐसा क्यों बोला इंडिया इज ब्लेस्ड? अब ब्लेस्ड इसलिए क्योंकि कोस्ट होना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। पहली चीज तो यह है कि अगर कोस्ट रहा तो सॉल्ट पैन्स बनाने के लिए बहुत सारी जगह है, हमें सॉल्ट का प्रोडक्शन करने को आता है इजीली, राइट, क्योंकि सॉल्ट हमें सी से ही तो मिलता है। तो जितना बड़ा कोस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन, सॉल्ट का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट सॉल्ट, ठीक है। सो इट इज अ ब्लेसिंग ऑल्सो। दूसरी चीज ये है कि अगर कोस्ट है इसका मतलब वहां पे बीच होंगे, बीच मतलब टूरिज्म होगा, टूरिज्म मतलब पैसा होगा, तो कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज ब्लेस्ड, क्योंकि ये कोस्ट उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। मतलब
वेस्ट और ईस्ट पार्ट, पेनिनसुला के वेस्ट और ईस्ट पार्ट पे तो दिख रहा है ना, ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है पेनिनसुला का, यहाँ पे हमें दिखते हैं, इतना आसान। इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स शो रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज, मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट है और जो ईस्टर्न कोस्ट है इन दोनों के बीच में बहुत डिसिमिलैरिटीज है, मतलब ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक जैसी नहीं है। पहले हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी, राइट। वेस्टर्न कोस्ट किसको बॉर्डर करेगा, यहाँ पे अरेबियन सी है, राइट। तो अरेबियन सी के साथ इसका बाउंड्री रखता है। इट इज बाय एंड लार्ज अ रॉकी कोस्ट, मतलब ये एक्चुअली में क्या है, एक रॉकी कोस्ट है, मतलब ये बहुत ज्यादा रॉक्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा माउंटेन्स मिलते हैं बीच बीच में, ठीक है। एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। Its width is also less। देखिए पहले स्पर्स का मतलब समझ लेते हैं। A spur is a lateral ridge or tongue of land descending from a hill, मतलब हिल से जब नीचे आते हैं ना, ठीक है, हिल या माउंटेन से जब हम नीचे आते हैं तो उसे हम स्पर कहते हैं। यहाँ पे आप स्पर की एक फोटो देख सकते हैं इस साइड पे, राइट। तो ये जो स्पर है ना, ये बहुत ही स्टीप रहता है ऐसा, ठीक है, ऐसा स्टीप रहता है। और इसके डायरेक्टली क्या होता है पता है क्या, ओशन के आसपास कहीं कहीं तो हमें देखने को मिलता है कि बीच ही नहीं है, वो स्पर है और उस स्पर से नीचे है कि यहाँ पे सीधे नदी बोल रहा हूँ, समुद्र है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्पर्स देखने को मिलते हैं। अब रॉकी इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच बीच में, अब स्पर्स क्या है, माउंटेन का तो एक पार्ट है, इसलिए हम इसे एक रॉकी कोस्ट कहते हैं क्योंकि बहुत सारे माउंटेन दिखते हैं इस कोस्ट पे और इसकी विड्थ भी काफी कम है, मतलब ये काफी ब्रॉड नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे हम वेस्टर्न घाट से नीचे आते हैं, उतरते हैं, वैसे ही कोस्टल प्लेन्स बहुत ही कम विड्थ के, हमें डायरेक्टली वहां से सी दिखने लग जाती है और बहुत ही कम एरिया है ये वेस्टर्न प्लेन्स का। नाउ रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फॉर्म एस्चुअरीज एंड नॉट डेल्टास। अच्छा, पहली चीज, द रिवर्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए वेस्टर्न घाट्स मतलब जो सह्याद्री माउंटेन्स है, ये सह्याद्री माउंटेन्स बहुत ही स्टीप वाले माउंटेन्स है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ही हाई है और इसकी वजह से काफी स्टीप है और उसकी वजह से क्या होता है, देखिए अब जितना माउंटेन स्टीप होगा उतनी रिवर फटाफट उस माउंटेन के नीचे आएगी, राइट। अब आप एक काम करिए, एक साइड पर एक ऐसे एक क्या कहते हैं, एक वुडन बोर्ड ले लीजिए, उसको आप ऐसे खड़ा रखेंगे, उसके ऊपर से पानी डालेंगे तो फटक से नीचे आ जाएगा। आप उसे ऐसे रखेंगे, वहां से पानी डालेंगे तो आराम से नीचे आएगा। तो वेस्टर्न घाट ऐसा है, ऐसा स्टीप है और वो स्टीप होने की वजह से फटाफट उससे पानी नीचे आ रहा है। सो दे आर स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब बहुत ही फास्ट आती है। शॉर्ट क्यों है, क्योंकि वहां पे जो प्लेन्स है वो बहुत ही क्या है, वो विड्थ उसके अंदर नहीं है, मतलब वो ज्यादा लंबी नहीं है, ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो फटाक से वो नीचे आती है और वो ओशन में चली जाती है। ऐसी है हमारी रिवर्स यहाँ की। और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे डेल्टास फॉर्म नहीं हो पाते। मतलब क्या होता है, देखिए डेल्टास कब फॉर्म होते हैं, जब पानी का जो स्पीड है वो स्पीड रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे तो स्पीड रुक ही नहीं पाता है क्योंकि बहुत ही स्विफ्ट रहती है, बहुत ही फास्ट रहते हैं रिवर्स। और फास्ट होने की वजह से यहाँ पे पानी का स्पीड नहीं रुका, इसलिए वहां पे डिपोजिशन नहीं हुआ वो सेडिमेंट्स का, वो जो रॉक्स वगैरह थे वो सब वहां पे डिपॉजिट नहीं हुए, और डिपॉजिट ही नहीं हुए तो डेल्टा कहां से फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए एस्चुअरीज फॉर्म होते हैं। एस्चुअरीज का सीधा मतलब है, इट इज एन एरिया वेयर द फ्रेश वाटर रिवर और स्ट्रीम मीट द ओशन। यहाँ पे रिवर जो है वो ओशन के साथ मिलेगी, इसे हम कहते हैं एस्चुअरी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टास फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे रॉक्स से वो लैंड फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे एस्चुअरीज फॉर्म होती है, मतलब वो सीधे सीधे पानी के साथ जाके मिल रही है, इसे हम कहते हैं एस्चुअरीज, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स के बारे में। अब ईस्टर्न घाट्स के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स के बारे में, द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल, इट हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। देखिए क्या है, पहली चीज तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये है, अच्छा आगे देखते हैं, पहले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट दिस कोस्ट। अब देखिए क्या है, बहुत सारी रिवर्स है। आप देखिए कुछ रिवर्स वेस्टर्न घाट में से आती है, जैसे कि गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, वो यहाँ से वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होकर जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां तक जाती है, ठीक है। और ये जो रिवर्स है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं होती, तो इसलिए आराम से वहां पे अपना डिपोजिशनल वर्क कर सकते हैं, मतलब आराम से अपने रॉक्स को हर जगह वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसकी वजह से आराम से वहां पे डेल्टास फॉर्म हो सकते हैं। और डेल्टास के साथ साथ क्या है, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है काफी वाइड भी है। अब वाइड क्यों है, मतलब वो ईस्टर्न कोस्ट बड़ा क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वहां पे
बहुत सारे रॉक्स आके वहां पे मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, लैंड फॉर्मेशन हो जाएगा रॉक्स की वजह से, ठीक है। सो दिस इज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। मतलब ये वाइड क्यों है, यहाँ पे जो प्लेन्स है वो प्लेन्स इतनी ब्रॉड क्यों है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रिवर्स से बहुत सारा डिपोजिशनल वर्क ऑलरेडी किया हुआ है। बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड, रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट। तो आराम से वो कोस्ट पे अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है। एज अ रिजल्ट डेल्टास आर फॉर्म्ड अलोंग दिस कोस्ट। जैसा कि आपने देखा था कि जो हमने सुंदरबन डेल्टा देखा था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, वो भी बे ऑफ बंगाल के पास ही तो है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? आई होप लैग नहीं हो रहा है, लैग तो नहीं हो रहा ना? ओके, डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? बताइए जी, बताइए। समझ में आया क्या? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो ही लोग देख रहे हैं क्या यार? ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइलैंड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, हजारों आइलैंड्स हैं, लेकिन दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है। बाकी के तो छोटे छोटे आइलैंड, उनके बारे में इतना कंसिडरेशन नहीं करेंगे, लेकिन दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक है द लैकेडिव्स, ठीक है, इंग्लिश भाषा में उसे लैकेडिव्स कहते हैं, या फिर जो इंडियन भाषा है उसमें हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। और दूसरी तरफ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये पूरे, ठीक है। ये है अंडमान ऊपर वाला, नीचे निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेन लैंड। दीज आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप। Besides, India has two large group of islands, दो बड़े बड़े group of islands है, one each in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal. So the islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas the islands in the Bay of Bengal are called as Andaman and Nicobar. तो यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, और अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है उन्हें लक्षद्वीप कहेंगे, जो बे ऑफ बंगाल में उन्हें हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहेंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आर अटोल आइलैंड्स। अब ये अटोल आइलैंड्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अटोल आइलैंड्स मींस क्या होता है कि ये जैसे सर्कुलर शेप में फॉर्म होते हैं, या तो ये पूरी तरह से एक सर्कल है, या तो ये बीच में से टूटा हुआ लेकिन एक सर्कल है, ठीक है। जैसे आप ये दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काफी सारी कोरल रीफ होती है। कोरल रीफ मतलब यहाँ पे जो सी के अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ कह रहा हूँ मैं, जो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, मतलब बहुत सारे वहां पे अलग अलग टाइप के फिश, या फिर अलग अलग टाइप के कह लो जो सी के प्लांट्स होते हैं, या फिर जो सी एनिमल्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें वहां पे बहुत सारी देखने को मिलती है अटोल आइलैंड्स के आसपास में, ठीक है। तो ये होता है अटोल आइलैंड्स, और इसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को वो अटोल आइलैंड्स में जो सी डाइविंग रहती है ना, मतलब नीचे जाके पानी के नीचे जाके वहां पे आराम से वहां पे सब कुछ देखने को मिलता है। अलग अलग टाइप की सी में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स में काफी सारा टूरिज्म है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अटोल आइलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पेशली लक्षद्वीप तो ज्यादा से ज्यादा अटोल आइलैंड से भरा हुआ है, एंड दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। ये जो है छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, और वो काफी ऊंचे नहीं होते, मतलब एक सुनामी आएगी वो सब कुछ डूब जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। एंड आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड। जो हमें अंडमान ग्रुप में देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर वोल्केनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैरन आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, राइट। एंड बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। अभी वो पहले तो डॉर्मेंट था, लेकिन अभी वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। एंड दे आर लार्ज विथ हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स, और इसके अंदर बैरन आइलैंड आता है। तो यहाँ पे मैंने बैरन आइलैंड की एक तस्वीर दिखाई है। यहाँ पे आपको कुछ हिल्स दिखते हैं, और हिल्स के बीच में वोल्केनोस दिखते हैं, ठीक है। बाकी के वोल्केनोस जो है वो अभी डॉर्मेंट है, नहीं तो फिर एक्सटिंक्ट है, मतलब ये नहीं तो शांत है अभी के लिए, नहीं तो हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं। देयर आर अटोल आइलैंड्स इन द निकोबार ग्रुप 2। निकोबार ग्रुप में भी काफी सारे हमें अटोल आइलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे है। ये दोनों क्वेश्चंस का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिया है, ये टेक्स्ट बुक में से है। पहली चीज तो है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। व्हाट आर दे? तो कौन से 5 है? पहली चीज तो है द हिमालयाज,
द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। लेकिन ऐसे आंसर लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। You can write India is divided into 5 major physiographic divisions, first, second, third, fourth, fifth। ऐसे आप आंसर लिखेंगे। फिर राइट अबाउट द हिमालयाज, तो हिमालयाज के तीनों पैराग्राफ आपको उसके अंदर लिखने पड़ेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। व्हाट राइट अबाउट द हिमालयाज कम से कम 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप 3 या 4 पॉइंट अपने मार्क्स के हिसाब से बना सकते हैं। ओके, हेलो सिद्धांत, हेलो तनिष्क, आप लोग काफी लेट आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई? समझ में आया क्या? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज लाइक ना किया हो तो फटाफट एक लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।